मेरा नाम हेमा देवी है। इस वक्त मैं अपनी रसोई में अकेली खड़ी हूँ, उस चीज़ को घूर रही हूँ जिसे मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी नहीं देखूंगी। एक लिफाफा जिस पर मेरी बेटी लतिका की हैंडराइटिंग थी। लिफाफा महंगा और चिकना था, ऐसा जैसे किसी बड़े अजनबी को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि अपनी माँ से दोबारा जुड़ने के लिए। पीछे कैथली उन्माद में सीटी बजाती है और फिर शांत हो जाती है, पर मुझे सुनाई नहीं देता। मेरा सारा ध्यान लिफाफे के ऊपर लिखे 5 अक्षरों में फंसा है, मेरा नाम। मैंने उसे सावधानी से उठाया, जैसे अगर मैं जोर से छू दूंगी तो यह टूट जाएगा। 20 साल हो गए, मेरे दोनों बच्चों ने मुझसे बात नहीं की। न फ़ोन, न मैसेज, न जन्मदिन की शुभकामना। बस एक लंबी, खोखली चुप्पी जो मेरे जीवन में इतनी गहराई तक बस गई थी कि मैंने उनसे न सुनने के हिसाब से अपने दिन की योजना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने खुद को समझा लिया था कि इस तरह भूलने में भी कोशिश लगती है कि उन्होंने यह जानबूझकर चुना है। तो अब क्यों? अब यह पत्र क्यों? मैंने लिफाफे का कोना खिसकाया, पर खोला नहीं। माइक्रोवेव के दरवाजे पर मेरा चेहरा दिखाई देता है, एक थकी हुई आंखों वाली बुजुर्ग औरत जो अब भी किसी नरम और प्यार भरी चीज़ की उम्मीद करने लायक बेवकूफ़ है। मैं चाहती थी कि यह उम्मीद मुझे महसूस न हो। मेरी उम्र में उम्मीद खतरनाक होती है। मुझे पता था कि इस लिफाफे के अंदर माफ़ी नहीं है और न ही प्यार। मैं सील तोड़ने से पहले ही यह जानती थी। फिर भी मेरे हाथ चले। मैंने इसे खोला और बस मेरी शांत जिंदगी में दरार पड़नी शुरू हो गई। निमंत्रण मेरी मेज पर रखा था, एक नाजुक चीज की तरह, जैसे अगर गलत सांस भी चली तो यह गायब हो जाएगा। मैंने शब्दों को फिर से पढ़ा। माँ, अगर आप आती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। यह असंभव लगा। 2 दशकों तक मेरे मेलबॉक्स में केवल बिल, राशन के कूपन और कभी कभी दान मांगने वाले चैरिटी पत्र आते थे। आज मैं एक ऐसा दरवाज़ा थामे थी जिसे मैंने बरसों पहले ईंटों से बंद मान लिया था। मैं निमंत्रण को नीचे रखती हूँ और सिंक तक जाती हूँ। अपने हाथों पर ज़रूरत से ज़्यादा देर तक गर्म पानी बहने देती हूँ। इससे थोड़ी हिम्मत मिलती है। जब आप बहुत समय अकेले रहते हैं तो आपका शरीर ही आपकी एकमात्र संगति, आपका एकमात्र सहारा बन जाता है। लतिका ने आखिरी बार मुझे तब लिखा था जब वह कॉलेज में थी। परीक्षा से पहले एक छोटा सा नोट नीचे लिखा था, लव यू माँ। यह सब ईशान, उसका पति, से पहले की बात थी। महंगे इलाकों और उन परफेक्ट पारिवारिक क्रिसमस फोटो से पहले की बात थी जो मैं दूसरों की स्क्रीन पर देखती थी। यह सब उससे पहले था जब उसने ऐसी जिंदगी जीना शुरू कर दिया जहां मैं फिट नहीं होती थी। निमंत्रण के नीचे एक 5 स्टार क्लब का पता छपा था, वह जगह जहां मैं बरसों पहले सिर्फ काम करने के लिए जाती थी। लंबी शामों तक पार्टियों में पानी के गिलास फिर से भरने का काम। यह लगभग विडंबना थी कि लतिका अब मुझे वहां चाहती थी, पर विडंबना मेरे सीने के दर्द के लिए बहुत हल्का शब्द था। मैं अपने बेडरूम की अलमारी की ओर चलती हूँ। अंदर एक नेवी ब्लू साड़ी टंगी है जिसे मैंने सालों से नहीं पहना। वह साड़ी जो मुझे पहली बार पहनने पर शालीन और सुंदर महसूस कराती थी। मैं कपड़े को छूती हूँ। शायद यह मूर्खता है, शायद यह हताशा है, लेकिन उसे फिर से पहनने का विचार मुझे एक छोटी सी गर्माहट देता है। खुशी नहीं, बस उसके करीब कुछ। मैं साड़ी को सावधानी से तह करके बिस्तर पर रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी हरकतें कितनी विचारपूर्वक हैं, कितनी अनुष्ठानिक हैं। जैसे मेरे भीतर का एक हिस्सा डरता है कि अगर मैं जल्दी करूँगी तो किस्मत बदल जाएगी। पार्टी की शाम उम्मीद से ज़्यादा ठंडी थी। टैक्सी ड्राइवर ने हीटर तेज़ रखा था। मैं पीछे बैठी अपने नेवी साड़ी को घुटनों पर चिकना कर रही थी। क्लब के पास पहुंचते ही सुनहरी रोशनी ड्राइव वे पर बिखर गई जो पॉलिश की हुई कारों पर पड़ रही थी। यह वह जगह थी जहां लोग दिखने के लिए आते हैं, याद किए जाने के लिए नहीं। अंदर गर्म हवा और पियानो संगीत मुझे घेर लेता है। मेज़बान ने मुस्कुराकर मुझे बैंक्वेट हॉल की ओर भेज दिया। दरवाजे से मैंने देखा, लोगों का एक समुद्र पहले से जमा था, हाथों में गिलास, संगीत के ऊपर हंसी गूंज रही थी। फिर मैंने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी। लतिका सामने खड़ी थी, एक गहरे हरे रंग की साड़ी में, जो उसे पहले कभी न देखे गए अंदाज में आकर्षक बना रही थी।
उसका चेहरा चमक रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह थोड़ी चौंक गई। खुशी नहीं, आश्चर्य। पर वह इतनी शालीनता से कमरे को पार करके आई कि ज़्यादातर लोग उसकी हिचकिचाहट को नहीं पकड़ पाते। माँ, उसने कहा, मेरे गाल पर हल्का चुंबन किया। मुझे खुशी है कि आप आईं। उसकी आवाज़ गर्म थी, पर कांच के पीछे से बोलने जैसी दूर की। मेरी सीट परिवार की मेज़ पर नहीं थी, बल्कि दीवार के पास एक छोटी मेज़ पर, दो ऐसे लोगों के बगल में जिन्हें मैं नहीं जानती थी। मैं चुपचाप बैठ गई। अपनी सीट से मैं मुख्य मेज़ को साफ देख सकती थी। बीच में लतिका और ईशान, उनके बच्चे करीने से उनके बगल में बैठे थे। बच्चे आपस में हंस रहे थे, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वे जानबूझकर असभ्य नहीं लग रहे थे, वे सिर्फ अनजान लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें कभी बताया ही नहीं कि उनकी नानी मौजूद है। यह एहसास मुझे सबसे ज़्यादा चुभा। डिनर परोसा गया। मैंने खाने पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें आसानी से कमरे के पार मेरे बेटे दिव्यांशु डैनियल की ओर चली गईं। वह ज़्यादा उम्र का, ज़्यादा पॉलिश किया हुआ, पर ज़्यादा ठंडा भी लग रहा था। एंट्री के बीच में ईशान खड़ा हुआ और माइक टैप किया। कमरा तुरंत शांत हो गया। उसने लतिका की उपलब्धियों, उनके बच्चों, उनके घर की तारीफ़ा की। यह भाषण प्रशंसा के लिए डिज़ाइन किया गया था और कमरा मान गया। फिर वह बात पलटा। आज रात हम केवल लतिका का जश्न नहीं मना रहे हैं, उसने कहा। हम परिवार और उस विरासत का जश्न मना रहे हैं जिसे हम एक साथ बना रहे हैं। ईशान एक बीच हाउस के बारे में बात करने लगा, कुछ ऐसा जिसकी योजना वह और लतिका सालों से बना रहे थे। जैसे ही वह बोल रहा था, दिव्यांशु उसके बगल में खड़ा हो गया। हाथ में एक फाइल थी। मेरा पेट सिकुड़ गया। मैं उस फाइल को पहचानती थी। यह बिजनेस था। हमने संपत्ति सुरक्षित कर ली है, दिव्यांशु ने माइक में कहा। हमें बस अपनी पारिवारिक मुखिया से एक अंतिम योगदान की ज़रूरत है। कमरे में यह शब्द तलवार की तरह कटा। लोग मेरी तरफ मुड़े। ईशान ने चौड़ा मुस्कुराया। माँ, क्या आप हमारे साथ यहाँ शामिल होंगी? मेरी कुर्सी फर्श पर रगड़ खाती है जब मैं खड़ी होती हूँ। पैर कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं स्टेज की ओर चलती हूँ। दिव्यांशु ने फाइल को एक छोटी मेज पर रखा। कागज़ करीने से व्यवस्थित थे। ऊपर एक पेन इंतज़ार कर रहा था। मैं पूरी तरह से पढ़ने से पहले ही संख्याओं को पहचान गई। वह राशि जो मेरी बचत के बराबर थी। उसने सौदे को शांत सटीकता के साथ समझाया। मेरा निवेश डाउन पेमेंट सुरक्षित करेगा। मेरा नाम कुछ कागजी कार्रवाई पर दिखाई देगा, हालांकि असली अधिकार वाला नहीं। बदले में मुझे पारिवारिक छुट्टियों के दौरान रहने की जगह मिलेगी। मेरा एक कमरा, जैसे कि यह कोई उदारता हो। मैंने भीड़ को स्कैन किया। लतिका मुस्कुरा रही थी, पर वह मुस्कान तंग थी, अनिश्चित। ईशान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई आदमी उस दस्तखत का इंतज़ार कर रहा हो जिसकी उसे पहले से उम्मीद है। दिव्यांशु ने बस पेन की ओर इशारा किया। मेरे अंदर कुछ कठोर हो गया। मैंने अपनी आंखें उठाईं और दिव्यांशु से मिली। नहीं, मैंने कहा, एक ही शब्द को माइक में भरने दिया। कुछ लोग हाँफने लगे, कुछ फुसफुसाए। ईशान की मुस्कान बस थोड़ी सी ढह गई। माँ, उसने धीरे से कहा, शायद आपको समझ नहीं आया। मुझे पूरी तरह से समझ आया, मैंने कहा। कमरा शांत हो गया और 20 सालों में पहली बार मुझे पूरी तरह से स्पष्ट महसूस हुआ। मैं स्टेज से मुड़ी, भीड़ में वापस चली गई, पेन को वहीं छोड़ दिया जहां वह पड़ा था। मैं बाहर की ओर चलती रही। हॉलवे शांत था। तेज, परिचित, अधीर कदमों की आहट सुनाई दी। दिव्यांशु मेरे पास सबसे पहले पहुंचा। उसने चिड़चिड़ाहट को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। माँ, उसने आवाज़ नीची करते हुए कहा। यह क्या था? मैं धीरे से उसका सामना करती हूँ। वह, मैंने कहा, मेरा नहीं कहना था। वह सांस छोड़ता है, जैसे कि उसे मेरे इनकार ने शर्मिंदा किया हो, जबकि 20 साल की चुप्पी ने उसे कभी शर्मिंदा नहीं किया था। आपने हमें अंधेरे में रखा, वह बुदबुदाता है। ईशान पहले ही डीलर से बात कर चुका था। हम आप पर भरोसा कर रहे थे। शब्द मुझ पर एक भारीपन के साथ उतरते हैं, जो चुभते हैं इसलिए नहीं कि वे दर्द देते हैं, बल्कि इसीलिए कि वे उस सच्चाई की पुष्टि करते हैं
जिसे मैं स्वीकार न करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे लगाव या प्यार से नहीं बुलाया था। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं एक स्प्रेडशीट पर एक गायब टुकड़ा थी। मैंने अपनी आवाज़ स्थिर रखी। तुमने मुझसे पूछा नहीं, मैंने कहा। तुमने अजनबियों से भरे कमरे के सामने एक दस्तखत पेश कर दिया। यह परिवार नहीं है, यह दबाव है। कुछ देर के लिए वह वास्तव में भ्रमित लग रहा था, जैसे दबाव और परिवार उसके दिमाग में हमेशा से एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द रहे हों। यह हम सबके लिए है, वह जिद करता है। एक पारिवारिक जगह, एक दीर्घकालिक निवेश, वहाँ आपकी भी जगह होगी। मेरी एक जगह है, मैंने उसे धीरे से कहा, बस उस घर में नहीं और स्पष्ट रूप से तुम्हारी जिंदगी में भी नहीं। वह दूसरी ओर देखता है। आप ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रही हैं, वह कहता है, और आप चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना रही हैं। मेरे अंदर से एक छोटी, थकी हुई हंसी निकल गई। किसके लिए मुश्किल? वह जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह अपना जैकेट सीधा करता है, पीछे हटता है और अंत में कहता है, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो आगे किसी भी चीज़ का हिस्सा बनने की उम्मीद मत करना। यह शब्द मेरे अंदर कुछ तोड़ देना चाहिए था, पर कुछ नहीं टूटा। मैं बस महसूस करती हूँ कि कुछ अपनी जगह पर आ गया। दिव्यांशु, मैंने धीरे से कहा, मैं बहुत लंबे समय से किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं रही हूँ। मैं ठंडी रात में बाहर निकली, टैक्सी स्टैंड की ओर चली गई। कार के अंदर की चुप्पी उस चुप्पी से अलग महसूस हुई जिसके साथ मैं सालों से जी रही थी। भारी या इल्ज़ाम लगाने वाली नहीं, बस उपलब्ध, जैसे एक खाली कमरा जो अब कुछ नया धारण कर सकता था। मैं घर पहुंची और अपने किचन की मेज़ पर बैठ गई, जहां मैंने निमंत्रण खोला था। कार्ड अब भी वहीं था। पहली बार मैंने इसे उसके असली रूप में देखा, एक सौदा। मैंने अपना लैपटॉप खोला। मेरी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर मंडराती रहीं, इससे पहले कि मैंने अंत में वे शब्द टाइप करना शुरू किए जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। कानूनी परामर्श के लिए अनुरोध, संपत्ति योजना, नाम परिवर्तन। हर कीस्ट्रोक एक दरवाज़ा खुलने जैसा लगा। अगली सुबह मेरी वकील क्लेयर बेनेट ने जवाब दिया। हमने मेरी वसीयत को अपडेट किया, लतिका और दिव्यांशु को पूरी तरह से हटा दिया और मेरी बाकी बची साधारण संपत्ति उन दान संस्थाओं को देने की व्यवस्था की जो कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने किन लोगों की मदद की। फिर क्लेयर ने मुझे कानूनी रूप से अपना नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में बताया। जब कागजात पूरे हो गए और मैंने बोल्ड प्रिंट में आयरिस लेन देखा तो मेरे अंदर के एक हिस्से ने बरसों बाद पहली बार राहत की सांस ली। मैंने हार्बर फील्ड को छोड़ दिया। सीब्रुक, एक शांत तटीय शहर, मेरा ठिकाना बन गया। मैंने एक सीनियर्स आर्ट ग्रुप ज्वाइन किया, ऐसे पड़ोसियों से मिली जो मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछते थे। एक दोपहर क्लेयर का फ़ोन आया। दिव्यांशु ने एक सिविल दावा दायर किया था। उसने तर्क दिया कि मैंने परिवार को आर्थिक रूप से छोड़ दिया था और बीच हाउस में योगदान करने के एक कथित समझौते का उल्लंघन किया था। मैं अपने नए नाम से अदालत में पेश हुई। दिव्यांशु मेरे सामने खड़ा था, पॉलिश किया हुआ और आत्मविश्वासी। लतिका उसके बगल में बैठी थी, नजरें नीचे। जब जज ने पूछा कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ, तो मैं धीरे से खड़ी हुई। मैंने बहुत लंबे समय तक उम्मीद की थी कि वे मुझे बुलाएंगे। मैंने अपनी आवाज़ स्थिर रखते हुए कहा, मैंने जन्मदिनों, छुट्टियों, मौसमों के बदलने का इंतज़ार किया। जब उन्होंने नहीं किया तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं चुप रहने को सहमति के रूप में दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। जज ने उनका दावा खारिज कर दिया। उनका अंतिम शब्द सरल पर तीखा था, परिवार एकत्र की जाने वाली कोई विरासत नहीं है। मैं कोर्ट हाउस की सीढ़ियों से नीचे चली गई, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसे अब उनकी अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपनी बालकनी पर बैठ गई। चुप्पी अब अनुपस्थिति जैसी महसूस नहीं हुई, यह शांति जैसी महसूस हुई। मैंने गायब होना नहीं चुना, मैंने बस वापस अपने जीवन में चलना चुना, उस गरिमा और दूरी के साथ जो किसी भी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। क्या माता पिता को अपने लालची बच्चों को सब कुछ दे देना चाहिए, या माँ का नहीं कहना ही उनका सबसे बड़ा आत्मसम्मान है? अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप मानते हैं कि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस कहानी को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें
जिन्होंने अपने लिए लड़ना सीखा है। ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।